नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आपका स्वागत है मूनस्टोन क्लासेस में। इस वीडियो में हम क्लास 10th की साइंस की चैप्टर नंबर 7 दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को समझेंगे। यह इस चैप्टर की फर्स्ट पार्ट है और फर्स्ट पार्ट में हम लोग नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन्स क्या होते हैं, उसके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, फिर ह्यूमन नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे जिनमें हम लोग ब्रेन्स के बारे में पढ़ेंगे, ब्रेन्स के कौन कौन से पार्ट होते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क, ये सब हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें हम रिमेनिंग चैप्टर जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स किस तरह से होता है और एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो हम पार्ट सेकंड में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। एज चैप्टर का नाम ही सजेस्ट करता है, जिसमें हम लोग मेनली ब्रेन्स के बारे में पढ़ेंगे और ब्रेन से रिलेटेड जो स्पाइनल कॉर्ड है या नर्व्स है उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। तो जैसे कि इन लोअर एनिमल्स में क्या होता है, जितने भी इनवर्टिब्रेट्स होते हैं जैसे एनिलिडा, इंसेक्ट्स, अर्थवर्म, मोलस्कस, ये सब जितने भी लोअर एनिमल्स है ना, तो एवरी फाइलम ऑफ इनवर्टिब्रेट्स except the sponges control and coordination are achieved with the help of basic form of nervous system। तो हर जानवर में, हर एनिमल्स में एक्सेप्ट स्पॉन्जेस, ये ऐसा फाइलम है स्पॉन्जेस जिसमें नर्वस सिस्टम एज सच नहीं होता। ठीक है, बाकी जितने भी लोअर एनिमल्स है जिसको हम लोग इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं, इनवर्टिब्रेट्स मतलब जिनमें, वैसे एनिमल्स जिनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं होते। ठीक है, तो हमारे में तो वर्टिब्रल कॉलम होते हैं, हम लोग हायर एनिमल्स हैं। ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो हायर एनिमल्स जिसको हम लोग वर्टिब्रेट्स कहते हैं। तो whereas in vertebrates there is a well developed nervous system and endocrine system that oversees the whole process of control and coordination। तो इस पर्टिकुलर पार्ट में हम लोग मेनली नर्वस सिस्टम से डील करेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम जो है हम सेकेंड पार्ट में डील करेंगे। ठीक है, तो लोअर एनिमल्स में भी सब में ही कुछ हद तक नर्वस सिस्टम होता है, लेकिन उतना वेल एस्टैब्लिश्ड नहीं होता है जितना हम लोग हायर एनिमल्स में पढ़ेंगे, जैसे ह्यूमन बींग्स हो गया। ठीक है, एक्सेप्ट स्पॉन्जेस, ये फैक्ट है इंपॉर्टेंट, आप याद रख सकते हैं तो याद रखिए, बेटर है। फिर नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम इन एनिमल्स को हम लोग समझ लेते हैं। द नर्वस सिस्टम ऑफ ऑल एनिमल्स इज मेड अप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम जो है वो मेनली एनिमल्स में वो एक स्पेशलाइज्ड सेल से बना होता है जिसको हम लोग नर्व सेल्स बोलते हैं या न्यूरॉन बोलते हैं या फिर हम लोग नर्व फाइबर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ भी बोल सकते हैं, नर्व फाइबर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो these specialized cells are responsible for responding to stimuli and coordinating the body's action। ठीक है, तो और ये नर्व सेल्स के कारण, न्यूरॉन्स के कारण ही हम लोग किसी स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड कर पाते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लेट सपोज किसी हॉट पैन को छूते हैं, ठीक है, टच करते हैं, तो हम लोग टच करते हैं तो जो हमारे स्किन में क्या होता है, हमारे टच में एक सेंस ऑर्गन है। ठीक है, तो उसमें नर्व इम्पल्सेस, नर्व फाइबर जो है बहुत सारे रहते हैं, जो हमारे फिंगर टिप्स होते हैं वहां पर नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स जो होते हैं बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अगर कोई भी चीज हम लोग गर्म या ठंडा छूते हैं तो वो मैसेज पहुंचाते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जाता है, फिर वहां पर प्रोसेस होता है, फिर एक रिस्पॉन्स आता है कि हाँ ये चीज जो है XYZ जो भी चीज है वो गर्म है या ठंडा है। ठीक है, तो इसको हम लोग बेसिकली रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। हम रिफ्लेक्स एक्शन को धीरे धीरे और समझेंगे, डिटेल में समझेंगे। दिस इज वाई नर्व सेल्स आर कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो ये तो आपने बचपन में ही पढ़ा होगा जूनियर क्लासेस में कि न्यूरॉन्स को या नर्व सेल्स को हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। जिस तरह से किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है, तो उसको हम लोग कहते हैं नेफ्रॉन्स। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज कर जाते हैं नेफ्रॉन्स और न्यूरॉन्स में। तो नेफ्रॉन्स जो होता है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है, बट नर्वस सिस्टम में वो है, उसको हम लोग न्यूरॉन्स कहते हैं या नर्व सेल्स या नर्व फाइबर्स, आप कोई भी टर्म यूज कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली न्यूरॉन्स ही यूज होता है। तो अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं न्यूरॉन्स कैसा होता है। तो ये मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर इसका अटैच किया। तो मेनली जो न्यूरॉन्स है वो मेनली 3 पार्ट में डिवाइडेड है।
ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं साइटोन या सेल बॉडी भी कहते हैं। ठीक है, दिस होल पार्ट जिसको हेड पार्ट बोलते हैं उसको हम लोग साइटोन। ठीक है, अब साइटोन में ही कुछ रूट्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये जो है इसको रूट लाइक स्ट्रक्चर से, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेंड्राइट। ये दूसरी पार्ट है। ठीक है, और ये जो टर्मिनल पार्ट है जो एक टेल टाइप ऑफ पार्ट है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सॉन्स। ठीक है, तो एक्सॉन कहते हैं। ठीक है, तो सिंगल एक्सॉन होता है, एक न्यूरॉन में मल्टीपल डेंड्राइट्स होते हैं बट एक सिंगल एक्सॉन होता है। ठीक है, तब हम इसको डिटेल में समझेंगे स्ट्रक्चर को। साइटोन क्या होता है, साइटोन को हम लोग साइटोन या सेल बॉडी भी कह सकते हैं। तो द सेल बॉडी इज लाइक ए नॉर्मल सेल वेयर देयर इज ए सेंट्रल न्यूक्लियस दैट इज सराउंडेड बाय डेंस साइटोप्लाज्म। तो जिस तरह से आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा प्लांट सेल, एनिमल सेल, उसी तरह से ये भी एक टाइप ऑफ सेल ही है जिसमें एक सेंट्रली लोकेटेड एक न्यूक्लियस है। ठीक है, द न्यूक्लियस इज सराउंडेड, और उसके साथ साथ में उसके बहुत साइटोप्लाज्म भी है। ठीक है, इसके ये जो पार्ट है वो साइटोप्लाज्म है। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय नेसल्स ग्रैन्यूल। ठीक है, और इसी में ही जो न्यूक्लियस सराउंडेड होता है, डॉट डॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम लोग कहते हैं नेसल्स ग्रैन्यूल। ठीक है, अब नेसल्स ग्रैन्यूल जो होता है वो मेनली क्या काम करता है, मेनली हेल्प इन द प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, तो निसल्स ग्रैन्यूल में प्रोटीन सिंथेसिस होता है, क्यों, क्योंकि इसके पास रफ ईआर है। ठीक है, रफ ईआर है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसीलिए ये प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। अदर देन निसल ग्रैन्यूल्स इट आल्सो कंसिस्ट ऑफ अदर सेल ऑर्गेनल्स लाइक द गोल्गी apparatus, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो जिस तरह से नॉर्मल सेल में गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब कुछ होता है प्रेजेंट, उसी तरह से जो साइटन है या सेल बॉडी उसमें ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया साइटन या सेल बॉडी। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दे तो न्यूरॉन्स जो होते हैं या नर्व सेल जो होते हैं वो लॉन्गेस्ट सेल होता है ह्यूमन बीइंग में। ठीक है, सबसे लंबा सेल यही होता है, न्यूरॉन्स ही होता है। ठीक है, तो ये तो सेल बॉडी या साइटन है। अब सेल बॉडी में ही ये जो रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस रूट लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं डेंड्राइट्स बोलते हैं। ठीक है, ये जो पेड़ के जो जड़ों का जो स्ट्रक्चर होता है उसी से ये नाम डिनोट मतलब डिराइव हुआ है, डेंड्राइट्स। ठीक है, तो ये डेंड्राइट बहुत सारे ब्रांचिंग होती है, जैसे रूट्स की ब्रांचिंग होती है उस तरह से इसकी ब्रांचिंग होती है। ठीक है, और एक लंबा सा एक टेल आ जाता है जिसको हम लोग एक्सॉन कहते हैं। ठीक है, और ये वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं एक्सॉन हिलॉक। तो ये बहुत बार लेबलिंग के लिए आ सकता है या फिर डायग्राम भी बनाने को एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, डायग्राम ऑफ अ न्यूरॉन। इसको जरूर से जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, डायग्राम प्रैक्टिस। ठीक है, अब ये एक्सॉन है। अब एक्सॉन में कुछ शीट्स प्रेजेंट होता है जिसको माइलिन शीट्स बोलते हैं। अब माइलिन शीट्स जो होता है वो कंप्लीटली फुल्ली उसमें गैप प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो उस गैप को बोलते हैं, उस गैप को, दो माइलिन शीट्स के बीच में जो गैप है उसको हम लोग नोड्स ऑफ रेनवियर कहते हैं। और इसमें कुछ कॉमन सेल्स भी होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग अभी डिटेल में नहीं जानेंगे क्योंकि क्लास 10th के लिए इतना डिटेल जाना जरूरी नहीं है। आप हायर क्लास 11th 12th में जाएंगे तो इसको सब कुछ डिटेल में बताया जाता है, माइलिनेटेड, नॉन माइलिनेटेड क्या होता है, नोड्स ऑफ रेनवियर का क्या फंक्शन है, वो सब बताया जाता है। ठीक है, और एक्सॉन जो है वो टर्मिनली वो लास्ट एंड में आके वो भी ब्रांचिंग करने लगता है जिसको हम लोग एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं। ठीक है, एक्सॉन टर्मिनल। और ये जो नॉब लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम लोग कहते हैं सिनेप्टिक नॉब। ठीक है, तो सिनेप्टिक नॉब, जो नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है ये वाले, उसको सिनेप्टिक नॉब कहते हैं। ठीक है, तो ये फुल स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का। ठीक है, साइटोन क्या होता है वो आप लोग समझ गए हैं। अब हम लोग डेंड्राइट्स के बारे में जान लेते हैं। तो dendrites, there are numerous short branch cytoplasmic processes that project out of the cell body, है ना, वो सेल बॉडी से बाहर वो प्रोजेक्ट हो रहा है और बहुत सारा न्यूमरसली ब्रांच्ड है। दे एक्ट, और इसका फंक्शन क्या है, तो दे एक्ट एज द रिसीवर ऑफ इम्पल्स एंड ट्रांसमिट देम टू द साइटोन। तो ये रिसीवर का काम करता है, रिसीवर ऑफ इम्पल्स, कोई भी इम्पल्स आता है तो उसे वो रिसीव करने में काम करते हैं और वो सेल बॉडी तक उस मैसेज को कन्वे करता है। तो डेंड्राइट का ये फंक्शन है, बहुत बार 1 मार्क्स में पूछा जाता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डेंड्राइट। तो दे एक्ट एज अ रिसीवर ऑफ इम्पल्सेस एंड ट्रांसमिट द मैसेज टू द साइटोन या सेल बॉडी। ठीक है, फिर जो तीसरा पार्ट था एक्सॉन,
तो इट इज अ सिंगल, वो सिंगल था, थिन लॉन्ग फाइबर दैट अराइजेस फ्रॉम द साइटोन। तो सारा तो साइटोन या सेल बॉडी से ही रिलीज बाहर निकल रहा है ना। इट हैज अ थिन लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म एंड ब्रांचिंग एट द एंड कॉल्ड द एक्सॉन टर्मिनल, और एंड पे जाके ही वो ब्रांच होता है, ठीक है। और इसमें जो साइटोप्लाज्म होता है वो लिटिल बिट कम होता है, थिन लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म होता है एक्सॉन में। इट इज रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसमिट इम्पल्सेस फॉर द सेल बॉडी टू द नेक्स्ट न्यूरॉन, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, ह्यूमन बॉडी में न्यूरॉन्स जो होते हैं वो इस तरह से, ये सपोज न्यूरॉन्स है, ठीक है। तो ये न्यूरॉन्स दूसरे न्यूरॉन से इस तरह से जुड़ा होता है, ठीक है। फिर ऐसे करके वो सीरीज वाइज में ऐसे करके जुड़ा होता है न्यूरॉन से, एक दूसरे के साथ में न्यूरॉन्स जो होता है अटैच्ड होते हैं। तो इट, एक्सॉन का काम है, इट इज रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसमिट इम्पल्सेस फ्रॉम द सेल बॉडी टू द नेक्स्ट न्यूरॉन। तो न्यूरॉन्स क्या करते हैं, वो सेल बॉडी से मैसेज को वो दूसरे न्यूरॉन तक कन्वे करता है, ठीक है। और डेंड्राइट क्या कर रहा था, डेंड्राइट रिसीवर था, वो इम्पल्स का रिसीवर था, वो सेल बॉडी को मैसेज भेज रहा था। लेकिन एक्सॉन क्या कर रहा है, वो सेल बॉडी से वो मैसेज पास करा रहा है, आगे वो पास करा रहा है। तो ये डिफरेंस है डेंड्राइट और एक्सॉन का, ठीक है। तो इट इज रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसमिट इम्पल्सेस फ्रॉम द सेल बॉडी टू द नेक्स्ट न्यूरॉन। Some nerve fibers are covered by myelin sheaths made up of fats. However, myelin sheaths are not continuous. They are gaps called the nodes of Ranvier between each sheath. तो मैंने ऐसे फिगर में आपको बताया था नोड्स ऑफ रेनवियर के बारे में। तो माइलिन शीट्स के बीच में गैप होता है, उस गैप को ही कहते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर, ठीक है। सम अदर नर्व फाइबर्स लैक दिस माइलिन शीट। तो जो नर्व फाइबर्स में माइलिन शीट्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, माइलिनेटेड, ठीक है। उसको हम लोग माइलिनेटेड नर्व फाइबर कहते हैं। और जिसमें माइलिन शीट्स प्रेजेंट नहीं होती उसको क्या कहते हैं, नॉन माइलिनेटेड, नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। क्लास 10th की बुक में एज सच ये सब नहीं दिया गया, तो भी मैं एक्स्ट्रा पढ़ा दे रहा हूँ, क्योंकि जो क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक है उसमें बहुत क्लियरली सब कुछ लिखा नहीं है, वो एक टाइप ऑफ स्टोरी बुक है, हो गई है, वो अच्छे से उस चैप्टर को डिस्कस नहीं किया गया। इसीलिए मैं इस फॉर्म में आपको डिस्कस कर रहा हूँ। और आपको अगर नोट्स चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में या इंस्टाग्राम पे, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। तो बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर जानने के लिए, क्या क्या कंस्टिट्यूट, न्यूरॉन्स में क्या क्या पार्ट्स होते हैं और क्या क्या फंक्शन होते हैं, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ठीक है। अब हम लोग साइनेप्स के बारे में जान लेते हैं। Synapse, it is the functional junction or point of contact between axon of a neuron and the dendrite of the neuron or between the neurons and the other cells. तो synapse जो है वो बेसिकली जंक्शन पॉइंट, ठीक है। जैसे कि ये एक्सॉन एंड है, ठीक है, और एक्सॉन एंड में ये एक्सॉन टर्मिनल्स, और इसको क्या बोलता है, मैंने इसको बताया था न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जिसको सिनेप्टिक नॉब कहते हैं। इसमें क्या प्रेजेंट होता है, तो न्यूरोट्रांसमीटर्स होता है। न्यूरोट्रांसमीटर बेसिकली वो केमिकल्स होता है जो केमिकल्स इम्पल्स को कंडक्ट कराता है, ठीक है। बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर आर बेसिकली केमिकल्स, जैसे कि एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है। वैसे बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर है, और वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को केमिकल इम्पल्स के थ्रू वो मैसेज कन्वे करते हैं, ठीक है। तो साइनप्स उस पॉइंट को, उस जंक्शन को बोलता है, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं कार्टून डायग्राम में बना दे रहा हूँ, ये सेल बॉडी है, ये डेंड्राइट्स है, ठीक है। और यहाँ से एक एक्सॉन निकला, फिर यहाँ पर भी एक न्यूरॉन है, यहाँ पर भी डेंड्राइट है। तो ये जो एक्सॉन टर्मिनल है और जो दूसरे न्यूरॉन्स के जो डेंड्राइट है उसके बीच में जो लिटिल बिट ऑफ गैप जो प्रेजेंट है, जो जंक्शन पॉइंट होता है, उसी को बेसिकली हम लोग साइनेप्स बोलते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। in between the axon and the dendrite or axon and another cell there is a fine gap, और फाइन गैप को बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है। तो एक न्यूरॉन के एक्सॉन
टर्मिनल और दूसरे न्यूरॉन के जो डेंड्राइट होते हैं उनके बीच में जो माइनर सा गैप होता है उसको हम लोग सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं, और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, साइनैप्स। ठीक है, साइनैप्स या सिनैप्स अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है, आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, the synaptic cleft help in the transfer of information in the form of neurotransmitters like acetylcholine। ठीक है, तो सिनेप्टिक क्लेफ्ट जो ये पार्ट है, ये जो गैप प्रेजेंट होता है इनके बीच में, उसी को बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली कुछ रिसीवर्स होते हैं। ठीक है, वो रिसीव करते हैं, वो केमिकल्स को रिसीव करते हैं और मैसेज को आगे पहुंचाते हैं। ठीक है, जैसे कम्युनिकेशन में होता है, जैसे हम लोग हाईवे से पास करते तो बहुत जगह क्या होता है, टोल प्लाजा होता है, टोल टैक्स जहाँ पर कटता है, तो वहां से पता चलता है कि कौन सा व्हीकल किस रूट पे गया है। तो बेसिकली एक मैसेज कन्वे होता है। ठीक है, तो the electrical impulse travel to the end of the axon terminal and stimulate the release of neurotransmitter into the synaptic cleft and then reaches the receptor region of the another neurons। तो बेसिकली क्या होता है, जो सेल बॉडी से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रैवल होता है और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्या करता है, न्यूरोट्रांसमीटर जो सिनेप्टिक नॉब्स में एक्सॉन एंड में जो प्रेजेंट होता है न्यूरोट्रांसमीटर जो केमिकल्स होते हैं बेसिकली, उसको वो एक्टिवेट कर देता है और वो रिलीज हो जाता है। और जब वो रिलीज होता है तो दूसरे पार्ट में जो रिसीवर्स होते हैं उनको वो डिटेक्ट कर लेता है, और डिटेक्ट करने के बाद में वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को वो फिर आगे बढ़ाने दे देता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, साइनैप्स में बेसिकली बोथ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के साथ साथ केमिकल इम्पल्स भी हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के साथ साथ केमिकल इम्पल्स। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है वो बहुत ज्यादा फास्ट होता है। ठीक है, और केमिकल इम्पल्स जो होता है वो थोड़ा स्लो होता है। ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द बॉडीज में क्या होता है, वो हमारा केमिकल इम्पल्स जो है वो वाइडली स्प्रेड है, क्योंकि हमारा बॉडी जो है पूरे केमिकल से बना हुआ। लेकिन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है वो लिमिटेड होता है। क्यों लिमिटेड होता है, क्योंकि जहां पर नर्व सेल्स प्रेजेंट होंगे वहीं पर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पास करेगा ना। लेकिन हमारे बॉडी में तो पूरा केमिकल है, और हमारे पूरे बॉडी में नर्व सेल्स तो फैले हुए नहीं है, कुछ पार्ट में ही नर्व सेल्स है। तो इसीलिए इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है वो पूरे बॉडी में पास नहीं होता। जहां पे नर्व सेल्स होंगे, न्यूरॉन्स प्रेजेंट होंगे, वहीं पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होगा क्रिएट, बाकी पूरे बॉडी में केमिकल इम्पल्स होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो होता है वो बहुत ज्यादा फास्टर होता है इन कंपैरिजन टू द केमिकल इम्पल्स। तो ये बेसिकली डिफरेंस है बिटवीन द इलेक्ट्रिकल और केमिकल इम्पल्स। ठीक है, तो मैसेज अगर हमको बहुत फास्ट कन्वे करना है तो उसमें इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, लेकिन वाइड रेंजिंग इफेक्ट के लिए केमिकल इम्पल्स का ज्यादा जरूरी है। तो ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, बोथ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल इम्पल्स होता है। और एक पर्टिकुलर ह्यूमन बींग्स में, एक स्पीसीज में, जैसे ह्यूमन बींग ले लेते हैं, उसमें नंबर ऑफ न्यूरॉन्स जो होते हैं, नंबर ऑफ न्यूरॉन्स ह्यूमन बींग में वो फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, वो तो फिक्स्ड होता है, लेकिन धीरे धीरे अगर आपको कोई, अगर लेट सपोज कोई डिजीज हो जाता है या आपको कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें आपका न्यूरॉन्स डैमेज हो जाता है, तब जो न्यूरॉन्स की जो नंबर है वो डिक्रीज हो सकता है। लेकिन एक स्पीसीज में पर्टिकुलर नंबर ऑफ न्यूरॉन्स ही प्रेजेंट होते हैं, उससे कम या ज्यादा नहीं होते। तो हर इंसान में पर्टिकुलर नंबर ऑफ न्यूरॉन्स होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ, लेकिन वो धीरे धीरे करके वो कम हो जाता है, न्यूरॉन्स जो होता है कम हो जाता है, बाई वो डिजीज के कारण भी हो सकता है या फिर कोई एक्सीडेंट से भी हो सकता है। ठीक है, तो हर स्पीसीज का न्यूरॉन्स का जो नंबर है वो फिक्स्ड होता है। ठीक है, साइनैप्स सबको समझ आ गया होगा। अब हम समझ लेते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम। द ह्यूमन नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मेनली 3 पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको हम लोग कहते हैं सीएनएस, दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसको पीएनएस कहते हैं, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जिसको एएनएस कहते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मेनली हम लोग डील करेंगे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम लोग क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स डील करेंगे, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो कि इनवॉलेंट्री होता है, इनवॉलेंट्री मतलब वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसमें हम लोग डील करेंगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो अब हम इसको डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम को समझेंगे, और उसमें भी सबसे पहले हम समझेंगे ब्रेन के बारे में और ब्रेन के पार्ट्स के बारे में। ठीक है, तो the brain is located in the cranial cavity protected by a bony skull।
तो ये तो पता ही होगा आपको, जो ब्रेन है वो क्रैनियल कैविटी में प्रोटेक्टेड होता है, क्योंकि ब्रेन जो होता है, एक्चुअल जो ब्रेन होता है वो तो थोड़ा सॉफ्ट होता है ना, लेकिन वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक बोनी सा स्कल होता है, ठीक है, जिसको हम लोग खोपड़ी कहते हैं। इट इज अ सॉफ्ट वाइटिस, एक्चुअल जो ब्रेन होता है सॉफ्ट वाइटिस, दैट वेज अबाउट 1.2 से 1.4 केजी। एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग में ये इतना वेरी करता है। द ब्रेन इज सराउंडेड बाई 3 लेयर ऑफ मेनिंजेसिस। तो बेसिकली इसमें ब्रेन में 3 लेयर ऑफ मेनिंजेसिस होता है। ये जो होता है ये आपके बुक में नहीं दिया है, मैं एडिशनली बता रहा हूँ। 3 लेयर ऑफ मेनिंजेसिस, जैसे कि जो सबसे इनर मोस्ट जो लेयर होता है उसको बोलते हैं पिया मैटर, मिडिल लेयर को बोलते हैं आर्कोनॉइड, और जो आउटर लेयर होता है उसको डूरा मैटर बोलता है, ठीक है। तो ब्रेन में 3 लेयर ऑफ मेनिंजेसिस होता है, इनर सबसे इनर मोस्ट पिया मैटर, मिडिल आर्कोनॉइड, और आउटर जो होता है डूरा मैटर होता है, ठीक है। और अगर मेनिंजेस में अगर इन कोई इन्फ्लामेशन हो जाता है, सूजन हो जाता है, तो उसके कारण एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं मेनिंजाइटिस, ठीक है, मेनिंजाइटिस, ठीक है। इन्फ्लेमेशन इन द मेनिंजेस, ये भी बहुत खतरनाक बीमारी होता है, ठीक है। तो अगर इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो उसमें वो बीमारी हो जाता है। और ये 3 लेयर पता चल गया आपको। इन बिटवीन द 3 लेयर्स ऑफ द मेनिंजेस देयर इज अ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, और इन तीनों के बीच में जो होता है लेयर, उसमें सेरिब्रोस्पिनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। तो सबसे इनर में लेयर क्या था, पिया मैटर, मिडिल में था आर्केनॉइड, एंड आउटर लेयर जो होता है वो होता है डूरा मैटर, और इन तीनों के बीच में एक लिक्विड प्रेजेंट होता है जिसको सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। द ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स, मेनली फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। तो ये आपका स्ट्रक्चर है ब्रेन का, ह्यूमन ब्रेन का। तो जो फ्रंटल पार्ट, जो मेजर पार्ट है वो है आपका फोर ब्रेन है, ठीक है, फोर ब्रेन। फिर ये वाला जो मिडिल पार्ट है इसको हम लोग मिड ब्रेन बोलते हैं। तो आपके बुक में, एनसीईआरटी बुक में भी वो डायग्राम है, लेकिन वो डायग्राम में बहुत ज्यादा इलेबोरेट नहीं किया गया। और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हिंड ब्रेन, ठीक है। तो ये बेसिकली ब्रेन जो है वो ये जो फिगर में है वो हाफ कट ब्रेन है, ठीक है। अगर ब्रेन को हम लोग हाफ से कट कर देते हैं तो ये जो है लैटरल व्यू है वो आपको ऐसे कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। तो आप फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन में क्या क्या कंपोनेंट्स है, कौन कौन से पार्ट है, क्या क्या फंक्शन है, उसको आप समझ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो पार्ट है फोर ब्रेन में, वो होता है, फोर ब्रेन मेनली 3 मेन इंपॉर्टेंट पार्ट से बना है, सेरिब्रम, ऑल्फैक्टरी लोब्स एंड डिंसेफेलम, ठीक है। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फोर ब्रेन, ठीक है। तो फोर ब्रेन में भी 3 पार्ट होते हैं, सेरिब्रम, ऑल्फैक्टरी लोब्स एंड डिंसेफेलम। और सेरिब्रम जो होता है वो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है, ठीक है। इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट इज मेड अप ऑफ 2 हाफ्स, लेफ्ट एंड द राइट हेमिस्फीयर, ठीक है। और जो लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है वो हमारे राइट पार्ट ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है, और जो लेफ्ट पार्ट होता है, सॉरी, राइट पार्ट ऑफ द ब्रेन जो सेरिब्रम होता है वो हमारे लेफ्ट पार्ट के बॉडी को कंट्रोल करता है, तो वाइस वर्सा, ठीक है। ये जस्ट एक फैक्ट बता दे रहा हूँ। द टू हेमिस्फीयर आर जॉइंड टुगेदर बाय डेंसली लार्ज नेटवर्क ऑफ माइलिनेटेड फाइबर्स कॉल्ड कॉर्पस कोलाजम। तो ये आपको उतना डिटेल में नहीं याद करना है, ठीक है, कॉर्पस कोलाजम के बारे में। बस ये पता होना चाहिए कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है, 2 हिस्सों में बटा होता है, लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर, ठीक है। एंड each cerebral hemisphere is divided into 4 lobes which control different activities of the body, ठीक है। तो 4 lobes प्रेजेंट होते हैं जो अलग अलग एक्टिविटीज होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या क्या फंक्शन, सेरिब्रम का फंक्शन क्या है, जैसे मस्कुलर एक्टिविटीज, टच हो गया, स्मेल, टेम्परेचर, हियरिंग, साइट, ये सब फंक्शन है सेरिब्रम का, ठीक है। तो आपको बस पता करना होगा कि सेरिब्रम जो है लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है, इसमें 4 लोब्स होता है, और इनके फंक्शन क्या क्या है, मस्कुलर एक्टिविटीज, टच, स्मेल, टेम्परेचर, हियरिंग, साइट। तो ये बेसिकली याद करना ही पड़ेगा, इसमें ऐसे कुछ समझाने वाली चीज है नहीं। फिर जो दूसरा पार्ट है फोर ब्रेन का वो है ऑल्फैक्टरी लोब्स। तो इट इज अ शॉर्ट club shaped structure that forms the anterior part of the brain. Anterior part of the brain में olfactory lobes present होता है। The pair of olfactory nerves arises from the olfactory lobes that are responsible for the sense of smell. तो जो स्मेल का पार्ट है, कोई चीज हमें खुशबू आ रही है, बदबू आ रही है, वो इस पार्ट से ही हमें पता चलता है, ऑल्फैक्टरी लोब से,
ठीक है। और जो तीसरा पार्ट है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन है, उसको डेंसेफेलॉन बोलते हैं। तो इट इज लोकेटेड बिलो द सेरिब्रम एंड इज पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। और डेंसेफेलॉन जो है वो फर्दर दो भागों में डिवाइडेड है, जिसको बोलते हैं थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, ठीक है। थैलेमस जो है इट इज कवर्ड बाय द सेरिब्रम एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग sensory information from the sense organs like eye, ear, skin to the cerebrum, ठीक है। तो ये सेंसरी इंफॉर्मेशन जो है आंख, कान, स्किन से वो सेरिब्रम तक पहुंचाता है, ठीक है। तो वो थैलेमस जो है वो कंडक्टिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन का रोल प्ले करता है, ठीक है। और हाइपोथैलेमस इज लोकेटेड बिलो द थैलेमस। थैलेमस के जस्ट बिलो जो है वो हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है। और इसका फंक्शन क्या है, इट इज responsible for controlling body temperature, hunger, thirst, प्यास लगना, sleep, blood pressure, heart rate and is responsible for releasing neurohormones। ये हम पढ़ेंगे। हाइपोथैलेमस जो वो हॉर्मोन्स को एक्टिवेट करने में भी बहुत हेल्प करता है, दैट कंट्रोल द फंक्शन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको हम लोग मास्टर ग्लैंड कहते हैं, इसको कंट्रोल कौन करता है, तो हाइपोथैलेमस। तो फोर ब्रेन में सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है हमारा हाइपोथैलेमस। अगर हाइपोथैलेमस किसी कारणवश डैमेज हो जाता है तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो है, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा, हंगर, थर्स्ट, स्लीप, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, कुछ भी कंट्रोल में नहीं रहेगा। साथ ही साथ में हार्मोन्स जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन जो है वो भी रिलीज नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब पार्ट जो है वो फोर ब्रेन में था। तो फोर ब्रेन में हम लोग क्या तीन इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़े, पहला जो है सेरिब्रम, सेकंड जो है वो ऑल्फैक्टरी लोब्स और तीसरा है डेंसेफेलॉन। डेंसेफेलॉन जो है वो दो भाग में विभाजित था, वो है थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस का फंक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन आता ही आता है। तो फोर ब्रेन के बारे में आप जान लिया, अब जान लेते हैं मिड ब्रेन के बारे में, ठीक है। तो मिड ब्रेन इट इज द स्मॉल रीजन, ये बहुत बड़ा रीजन नहीं होता है, इट इज अ स्मॉल रीजन ऑफ द ब्रेन दैट एक्ट एज अ कनेक्शन बिटवीन द फोर ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन को जस्ट ये कनेक्ट करता है, ठीक है। इट इज, और इसका फंक्शन क्या है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलेइंग सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू द सेरिब्लम। तो बेसिकली मिड ब्रेन जो है वो पाथवे प्रोवाइड करता है सेंसरी इंफॉर्मेशन को पास करने के लिए टू द सेरिब्रम, दैट इज द फोर ब्रेन में, ठीक है। एंड कंट्रोलिंग द रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ हेड, नेक, ट्रंक, आई मसल्स, प्यूपिल, शेप ऑफ द आई लेंस, ये सब रिफ्लेक्स मूवमेंट में कौन काम प्ले इंपॉर्टेंट रोल करता है, वो तो मिड ब्रेन, ठीक है। तो मिड ब्रेन जो है बेसिकली वो फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन को कनेक्ट करता है और सेंसरी इंफॉर्मेशन जो सेंस ऑर्गन से आता है वो सेरिब्रम यानी फोर ब्रेन तक कंडक्ट करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ में कंट्रोल द रिफ्लेक्स मूवमेंट्स ऑफ हेड, नेक, ट्रंक, आई मसल्स, ठीक है। तो ये फंक्शन है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अब मिड ब्रेन आपको समझ आ गया है, तो अब आते हैं लास्ट पार्ट जो है वो है हिंड ब्रेन, ठीक है। तो हिंड ब्रेन इट इज लोकेटेड इन द लोअर रीजन ऑफ द ब्रेन नियर द स्टार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। जहां से स्पाइनल कॉर्ड बेसिकली स्टार्ट होता है उसी को हम लोग कहते हैं, वहां से उसी पार्ट को हम लोग हिंड ब्रेन कहते हैं। और यहीं पर उस पार्ट को बोलते हैं ब्रेन स्टेम, ठीक है, ब्रेन स्टेम। तो ये हिंड ब्रेन का ही पार्ट होता है। और हिंड ब्रेन जो है उसमें भी तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, सेरिबेलम, पॉन्स एंड मेडुला, ठीक है। तो इसमें उसको सेरिब्रम से कॉन्फ्लिक्ट मत कीजिएगा, सेरिब्रम जो होता है वो फोर ब्रेन में होता है, सेरिबेलम जो है वो हिंड ब्रेन में होता है। सेरिबेलम, पॉन्स एंड मेडुला। तो सेरिबेलम का फंक्शन क्या है, तो सेरिबेलम इज द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ठीक है। तो सेरिब्रम जो था वो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन था और सेरिबेलम जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है एंड इज लोकेटेड इन द रूफ ऑफ द हिंड ब्रेन। तो हिंड ब्रेन का सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन पे सेरिबेलम प्रेजेंट है। इसका फंक्शन क्या है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉस्चर, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी ड्यूरिंग वॉकिंग, स्विमिंग एंड डांसिंग। तो ये कोऑर्डिनेट करने में, बैलेंस मेंटेन करने में, पॉस्चर में मेंटेन करने के लिए सेरिबेलम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपको बेसिकली इन जितना भी हम लोग ब्रेन के बारे में पार्ट्स पढ़े उसका लोकेशन जानना है और उसका फंक्शन जानना है। क्लास 10th में बस आपको इतना ही जानना है, उससे ज्यादा जानने का जरूरत नहीं है, ठीक है। वेयर इज द, कहाँ
उसकी पोजीशन क्या है और उसका मेन फंक्शन क्या है। ठीक है, तो सेरिबेलम का ये फंक्शन था। फिर दूसरा पार्ट है वो है पॉन्स। पॉन्स इज लोकेटेड जस्ट अबव द मेडुला। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा सेरिबेलम। सेरिबेलम उसके बाद आ जाता है, बीच में आता है पॉन्स, उसके बाद आता है मेडुला। ठीक है, तो पॉन्स का फंक्शन क्या है, तो पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 मार्क्स में से बहुत आता है क्वेश्चन कि व्हाट इज द साइट विच इज विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, तो वो होता है पॉन्स। और कहाँ प्रेजेंट होता है, तो वो होता है प्रेजेंट हमारे हैंड ब्रेन में। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। साथ ही जो लास्ट पार्ट है जिसको हम लोग कहते हैं मेडुला या मेडुला ऑब्लंगेटा। ठीक है, मेडुला ऑब्लंगेटा, इट इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ द हिंडब्रेन एंड कंटिन्यूज इन द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो इसी पार्ट को, जो मेडुला और जो स्पाइनल कॉर्ड को लिंक करता है, उसी पार्ट को ही हम लोग ब्रेन स्टेम बोलते हैं। ठीक है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग ब्रीथिंग मूवमेंट्स, हार्ट हार्ट बीट रेट, ब्लड प्रेशर, स्वॉलोइंग, कफिंग, वोमिटिंग, स्नीजिंग, सब फंक्शन जो है वो मेडुला ऑब्लंगेटा या मेडुला का फंक्शन है। ठीक है, तो ब्रेन में आपको पता चल गया होगा फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन का सबसे ज्यादा फंक्शन है। ठीक है, फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अगर ये दोनों में कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो हमारा बॉडी जो है वो इजीली हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और उसको कोऑर्डिनेट भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ब्रेन और ब्रेन के पार्ट्स आपको समझ आ गए होंगे। अब हम लोग आ जाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सबसे दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो है स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन तो हम लोग समझ गए, स्पाइनल कॉर्ड समझ लेते हैं। द स्पाइनल कॉर्ड इज सॉफ्ट लॉन्ग व्हाइटिश सिलिंड्रिकल मास ऑफ नर्व फाइबर्स। बेसिकली कॉम्पैक्टली नर्व फाइबर की बहुत सारी इसमें होती है, प्रेजेंट होती है। यहाँ से नर्व फाइबर बहुत सारे निकलते हैं। दैट इज एक्सटेंड फ्रॉम द मेड्यूला टू द लंबर रीजन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। और जो स्पाइनल कॉर्ड है वो हमारे मेडुला जो हिंड ब्रेन का पार्ट था वहां से लेकर जो लंबर रीजन है, लंबर जो होता है वो एब्डोमेन के आसपास होता है। ठीक है, वो वर्टिब्रल कॉलम में हम लोग पढ़ते हैं। वर्टिब्रल कॉलम जो है वो डिटेल में आपको 11th में पढ़ने मिलेगा। तो वहां से वो एक्सटेंड करता है। तो मेडुला से लेकर लंबर रीजन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम तक हमारा स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होता है। और स्पाइनल कॉर्ड क्योंकि बहुत सॉफ्ट होता है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिकली वर्टिब्रल कॉलम होता है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं रीढ़ की हड्डी। ठीक है, तो जो 31 हड्डियां होती है वर्टिब्रल कॉलम में, जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करके रहता है। ठीक है, द स्पाइनल नर्व्स अराइजेस फ्रॉम इट। और स्पाइनल कॉर्ड से ही स्पाइनल नर्व्स अराइज करता है। इट इज प्रोटेक्टेड बाय अ बोनी वर्टिब्रल कॉलम इनसाइड which there are 3 layer of meninges and cerebrospinal fluid same as the brain। और वर्टिब्रल कॉलम का भी लगभग जो हमारा क्रेनियल कैविटी है उसी के तरह उसका भी सेम कंपोजिशन है। उसमें भी 3 लेयर ऑफ मेनिंजेस है और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इसमें भी प्रेजेंट होता है। तो ये था स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब हम लोग समझ लेते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंप्लीट हो गया जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कवर कर लिया हम लोग। अब पीएनएस यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, द नेटवर्क ऑफ नर्व्स दैट अराइजेस फ्रॉम द ब्रेन and the spinal cord spread throughout the body conducting impulses between the CNS and the body। ठीक है, पीएनएस में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में बेसिकली नेटवर्क ऑफ नर्व्स होते हैं जो कि आपके ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं। ठीक है, और वो पूरे बॉडी में फैल जाते हैं। ठीक है, और बेसिकली ये क्या होता है, इम्पल्स जो है वो ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है। सीएनएस एंड बॉडी के बीच में इम्पल्सेस को ट्रांसपोर्ट करने में या ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है। इट कंप्राइजेस ऑफ 2 मेन टाइप ऑफ नर्व्स। ठीक है, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में 2 टाइप ऑफ नर्व्स होते हैं, मेनली क्रैनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व। तो क्रैनियल नर्व्स दीस आर नर्व्स दैट अराइजेस फ्रॉम द ब्रेन। तो जो ब्रेन से निकलते हैं उसको हम लोग क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं। और ये कितने होते हैं, तो 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होते हैं इन ह्यूमंस दैट स्प्रेड थ्रूआउट द हेड एंड दे आर ईदर सेंसरी और मोटर और मिक्स्ड सेंसरी मोटर। ठीक है, तो जो क्रेनियल नर्व्स होते हैं उनका फीचर क्या है, या ईदर सेंसरी है या मोटर है या फिर दोनों ही मिक्स्ड है, सेंसरी और मोटर दोनों ही है। सेंसरी जो होता है ना, सेंसरी जो नर्व्स होते हैं वो इफेक्टर ऑर्गन से
वो सीएनएस तक वो मैसेज को कन्वे करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं सेंसरी। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं सेंसरी। और जो सीएनएस से मैसेज को इफेक्टर ऑर्गन तक वापस भेजते हैं उसको हम लोग कहते हैं मोटर, उसको मोटर न्यूरन कहते हैं। तो ये डिफरेंस है सेंसरी और मोटर न्यूरन का। इफेक्टर ऑर्गन से सीएनएस मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में भेजने वाले को नर्व्स को हम लोग कहते हैं सेंसरी न्यूरन, और जो सीएनएस से सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बैक इफेक्टर ऑर्गन पे जो इम्पल्स जाता है जिस नर्व से जाता है उसको हम लोग कहते हैं मोटर न्यूरन। ठीक है, तो क्रैनियल नर्व्स 12 पेयर के होते हैं। अब स्पाइनल नर्व्स देख लेते हैं। स्पाइनल नर्व्स आर द नर्व्स दैट अराइजेस फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, जो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होते हैं एंड स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी होल लेंथ। देयर आर 31 पेयर्स ऑफ मिक्स्ड सेंसरी एंड बोथ मोटर स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, तो 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्रेनियल नर्व्स जो होते हैं 12 पेयर्स के होते हैं और ये 31 पेयर्स के होते हैं। क्रेनियल नर्व्स जो होते हैं वो सेंसरी भी होते हैं, मोटर भी होते हैं और मिक्स्ड सेंसरी और मोटर भी होते हैं। लेकिन जो स्पाइनल नर्व्स है वो मोस्टली मिक्स्ड वाले हैं, सेंसरी और मोटर दोनों ही काम करते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस है अगर क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स में आ जाता है। फिर अब तीसरा पार्ट देख लेते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम का, जिसको कहते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, या जिसको एएनएस कहते हैं। तो कंसिडर्ड एज सेल्फ गवर्निंग नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेल्फ गवर्निंग है। इट कंट्रोल्स दोज फंक्शंस व्हिच वी कैन नॉट कंट्रोल एज पर आवर विल्स। तो ऐसे फंक्शन जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे आंखों का बंद होना, ब्लिंकिंग ऑफ आईज है, वो हम लोग तो वॉलेंटरीली उसको कंट्रोल नहीं कर सकते ना, वो आंख अपने आप ब्लिंक होता है। ठीक है, जैसे हार्ट बीट हो गया, हार्ट बीट को हम लोग स्टॉप तो नहीं कर सकते अपने आप से, जब तक इंसान जिंदा है उसका हार्ट तो बीट करते रहेगा। तो वो क्या है, वो इनवॉलेंट्री एक्शंस है। ठीक है, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इसी से डील करता है। इनवॉलेंट्री एक्शंस लाइक एक्टिविटीज ऑफ द इंटरनल ऑर्गन, जैसे कि मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू द स्टोमक। एक बार खाना चल गया तो उसको हम लोग को ऐसा कुछ तो नहीं करना पड़ता है कि वो खाना पेट तक जाए, पेट से इंटेस्टाइन जाए, वो ऑटोमेटिक चला जाता है। फिर फ्लो ऑफ ब्लड, ब्लड का फ्लो भी वो क्या है, वो भी इनवॉलेंट्री एक्शन है। as its control as it control the function of internal or visceral organ of the body, it is also called as visceral nervous system। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को हम लोग विसरल नर्वस सिस्टम भी बोल सकते हैं या इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम भी बोल सकते हैं। ठीक है, इट इज कैटेगराइज्ड इनटू 2 कैटेगरीज। ठीक है, कौन कौन से कैटेगरीज है, तो वो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये दोनों जो होता है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक जो है वो एंटागोनिस्ट इफेक्ट है। ये एंटागोनिज्म यहाँ पर होता है, एंटागोनिज्म। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो हार्ट रेट को बढ़ा देता है, वहीं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, वो हार्ट रेट को कम कर देता है। अगर रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से, तो पैरासिम्पैथेटिक जो है वो रेस्पिरेशन रेट को कम कर देता है। तो एक दूसरे को ये काउंटर बैलेंस कर लेता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। इसी को बोलते हैं हम लोग एंटागोनिज्म, मतलब एक दूसरे का जो फंक्शन है वो उसको नेग्लेक्ट, नलीफाई कर देता है, उसको ही बोलते हैं एंटागोनिज्म। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इट कॉजेस fight or flight response of the body by heightening the activity of the body's organ, like increasing the heart rate, respiration rate। जब हम लोग बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं या एंक्शियस हो जाते हैं, या लेट सपोज आपके सामने अचानक से कोई खूंखार जानवर आ जाए या फिर आपको अचानक से कोई डरा दे, तो आपका क्या होता है, हार्ट रेट फास्ट हो जाता है, रेस्पिरेशन रेट फास्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और पैरासिम्पैथेटिक क्या है, इट कॉजेस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी by slowing down the functioning of the body organ by calming the body। तो ये क्या करता है, ये हमारे बॉडी को अलर्ट करता है और हार्ट रेट, रेस्पिरेशन रेट सब कुछ बढ़ जाता है। हम लोग का एक्टिविटी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। इसमें क्या होता है, हम जैसे इस केस में रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, तो पसीना, स्वेटिंग होने लगता है। ठीक है, लेकिन पैरासिम्पैथेटिक जो है वो हमारे बॉडी को, एनर्जी को कंजर्व करने में हेल्प करता है, बॉडी फंक्शनिंग को स्लो डाउन करने में हेल्प करता है और काम करने में, बॉडी को काम करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। जैसे स्लोइंग डाउन द ब्रीथिंग रेट एंड हार्ट रेट ड्यूरिंग द स्लीप। तो जब हम लोग सोते हैं तो हमारा हार्ट रेट जो होता है वो कम हो जाता है नॉर्मली। आपको पता होगा कि जब हम लोग दौड़ रहे होते हैं या फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो हार्ट रेट बहुत ज्यादा रहता है, लेकिन सो रहे होते हैं या कोई ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं है तो वहां पर हार्ट रेट
कम हो जाता है। तो ये क्यों कैसे होता है? तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के कारण होता है। ठीक है, तो ए सीएनएस, पीएनएस और एएनएस ये तीनों ही इंपॉर्टेंट पार्ट थे ह्यूमन नर्वस सिस्टम के। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। अब हम लोग इस वीडियो में इंपॉर्टेंट पार्ट जो पढ़ लेते हैं वो है रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्ट। ठीक है, तो क्या होता है? एनी सडन immediate involuntary mechanical response to a stimulus that is done without the will of the body is called the reflex action। तो इसका बेस्ट एग्जांपल वही है कि एक हॉट पैन है, उसको अगर हम लोग छूते हैं, अगर बाई चांस आप अगर रोटी वोटी कुछ बनाते हैं, तो अगर बाई चांस आप हॉट पैन को छू लेते हैं अपने फिंगर टिप से, तो अचानक से क्या होता है? हम लोग फिंगर को वापस पुल कर लेते हैं। तो ये कैसे होता है? पुलिंग ऑफ आवर फिंगर फ्रॉम द हॉट पैन, या फिर गर्मी के दिनों में अगर बाइक आपने धूप में खड़ी कर दी है, तो अगर आप उस पर बैठते हैं तो बहुत ज्यादा झटका लगता है, अचानक से हमारा बॉडी जो है अब ऊपर आ जाता है। तो ये जो है इनवॉलेंट्री ऑटोमेटिक जो हो जाता है मैकेनिकल रिस्पॉन्स जो है, ये हम लोग यहाँ पर फिंगर को हटा लेते हैं या हमारे बॉडी इसमें से उठा लेते हैं। तो उस इसी प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। या फिर रिफ्लेक्स एक्शन अगर जैसे कि आप अगर क्रिकेट देखते होंगे, तो जो क्रिकेट फील्ड में जो स्लिप का फील्डर होता है या जो कीपर होता है, उसके पास कैच पकड़ने के लिए बहुत कम समय होता है ना। तो जिसका रिफ्लेक्स एक्शन बहुत अच्छा होता है वो इजीली कैच पकड़ लेता है, और जिसका रिफ्लेक्स एक्शन बिल्कुल खराब नहीं होता, वो बिल्कुल खराब होता है, वो कैच पकड़ने में हमेशा प्रॉब्लम होता है। जैसे रविंद्र जडेजा, उसका रिफ्लेक्स एक्शन बहुत अच्छा है। महेंद्र सिंह धोनी, रिफ्लेक्स एक्शन अच्छा है, इसीलिए वो लोग विकेट के पीछे या बहुत मिली सेकेंड्स में वो रिएक्ट कर लेते हैं, कोई भी स्टिमुलस के प्रति वो रिएक्ट कर लेते हैं और कैच पकड़ लेते हैं। ठीक है, मोस्टली these reactions are controlled by the spinal cord and thus called spinal reflex action। ठीक है, ये जो होता है मेनली रिफ्लेक्स एक्शन जो स्पाइनल कॉर्ड ही कंट्रोल करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा ही होता हो। मैक्सिमम टाइम तो स्पाइनल कॉर्ड करता है, लेकिन कुछ हद तक सम रिफ्लेक्स एक्शंस आर कंट्रोल बाय ब्रेन, उसको हम लोग सेरिब्रल रिफ्लेक्स एक्शन भी कहते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल कुछ देख लेते हैं रिफ्लेक्स एक्शन का। आवर प्यूपिल कंट्रैक्ट व्हेन ब्राइट लाइट फॉल्स ऑन देम। जब ब्राइट लाइट आंखों पे पड़ता है, हमारा आंख ऑटोमेटिक जो प्यूपिल का साइज जो है वो ऑटोमेटिक छोटा होने लगता है कि कम लाइट एंटर कर सके। ठीक है, तो इसको मैंने डिटेल में समझाया जब मैंने कलरफुल वर्ल्ड और ह्यूमन आई पढ़ाया था। ठीक है, तो आप अगर नहीं देखे तो उस वीडियो को भी देख लीजिए, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच्ड है। फिर वी टेंड टू क्लोज आवर आईज व्हेन समथिंग इज अबाउट टू कम इन कांटेक्ट विथ, है ना। जब हमारे आंख के सामने ऐसे कुछ हम लोग करते हैं तो हमारा जो आईज है वो ब्लिंक करने लगता है। ठीक है, वो ऑटोमेटिक क्लोज होने लगता है। तो ये भी क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन है। हम अपने ब्रेन को तो नहीं बोल रहे हैं ना, वो ऑटोमेटिक हो जा रहा है। ठीक है, तो इसी को रिफ्लेक्स एक्शन बोला है। वी स्टार्ट टू स्नीज एंड कफ व्हेन समथिंग एंटर अवर नोज और थ्रोट। ऐसा भी होता है ना, जब घर में खाना बन रहा है या कुछ चीज पक रहा है, तो उसका जो स्मोक निकलता है उसके कारण हमें स्नीजिंग हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? ये भी रिफ्लेक्स एक्शन है। वी टेंड टू विड्रॉ आवर हैंड और लेग व्हेन सडनली एनीथिंग हॉट और कोल्ड और शार्पली पॉइंट ऑब्जेक्ट्स कम इन कांटेक्ट, है ना। तो ये भी एग्जांपल तो बता दिया। आवर माउथ स्टार्ट वाटरिंग व्हेन वी सी समथिंग टेस्टी। तो ऐसा कुछ टेस्टी फूड देख लेते हैं तो हमारा, जैसे बहुत लोगों को अचार देखने से मुंह में पानी आ जाता है, या कुछ भी उनका फेवरेट फूड हो, जैसे किसी को बिरयानी पसंद है, किसी को पुलाव पसंद है, किसी को पानी पूरी पसंद है, तो उनके वो वाटरी आ जाता है, मुंह में पानी आ जाता है जिसको कहते हैं। तो वो भी क्या होता है? वो रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, तो इस सब को हम लोग कहते हैं एग्जाम्पल्स जो है रिफ्लेक्स एक्शन के। बहुत सारे एक्शंस जो होते हैं वो मेनली इनवॉलेंट्री होते हैं, उसको हम लोग कंट्रोल नहीं करते हैं। ठीक है, फिर एडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेजेस क्या है रिफ्लेक्स एक्शन के? दिस प्रोसेस हेल्प्स टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी इन रेस्पॉन्स टू एनी हार्मफुल स्टिमुलाई विदाउट वेस्टिंग टाइम इन थॉट प्रोसेसिंग। ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना कि हम लोग पैन को छुए, गर्म पैन को छुए, फिर हम लोग मैसेज भेज रहे हैं ब्रेन को, फिर वो मैसेज वापस आ रहा है। तो इसमें क्या होता है? टाइम लग जाता है। अगर टाइम लग जाएगा तो तब तक वो हॉट जो पैन है वो हमें हार्म कर चुका होता है। ठीक है, ठीक है, इसीलिए ये टाइम बचा लेता है और हम लोग को नुकसान कम होता है। सेव्स अवर ब्रेन फ्रॉम ओवरलोडिंग। ठीक है ना, ब्रेन को ज्यादा काम नहीं करना पड़ता है।
तो ये स्पाइनल कॉर्ड ही संभाल लेता है मेनली काम। हेल्प्स इन द सर्वाइवल ऑफ दोज एनिमल विच लैक एफिशिएंट थॉट प्रोसेसेस, ठीक है। जिन एनिमल्स के पास में बहुत अच्छा नर्वस सिस्टम नहीं है, थॉट प्रोसेस अच्छा वेल डेवलप नहीं है, वो अपने सर्वाइव कर लेते हैं। तो ये भी रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू ही होता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एडवांटेजेस भी जानना। अब रिफ्लेक्स आर्क जान लेते हैं। The pathway that is taken by the nerve impulse and its response in a reflex action is called the reflex arc. Basically, इस pathway is taken by the nerve impulse and its response in a reflex action को हम लोग reflex arc कहते हैं। और इसमें फॉलोइंग स्टेप्स क्या होता है? तो कोई एक स्टिमुलाई आया, वो रिसेप्टर ऑर्गन में एक्ट किया, फिर रिसेप्टर ऑर्गन से वो मैसेज जाएगा वाया सेंसरी न्यूरॉन टू द सीएनएस, मोस्टली द स्पाइनल कॉर्ड। फिर स्पाइनल कॉर्ड में या सीएनएस में क्या होता है, यहाँ पर प्रोसेसिंग होगा, उसको हम लोग जो भी डेटा आया यहाँ पर हम लोग प्रोसेसिंग करेंगे, वो मैसेज जो आया वहाँ पर प्रोसेसिंग या इसको चैनलाइज करेंगे, फिर उस डेटा को हम लोग वाया मोटर न्यूरन, फिर वो वापस इफेक्टर न्यूरन में भेज देता है और फिर वो रिस्पॉन्स होता है। तो हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा देते हैं, जैसे रिफ्लेक्स एक्शन, जैसे यहाँ पर हॉट पैन है, ठीक है, और यहाँ पर इफेक्टर ऑर्गन क्या है, तो हमारा फिंगर टिप्स जो है वो इफेक्टर ऑर्गन है। तो जब हम इसको ये स्टिमुलस है, जब हम इसको टच करते हैं, हॉट पैन को टच करते हैं किसी गर्म चीज को, तो ये इफेक्टर ऑर्गन है। इफेक्टर ऑर्गन से मैसेज जो है, इम्पल्स जो है वो मूव करता है, और किससे मूव करता है, वाया सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू वो मूव करता है, और वो फिर चल जाता है सीएनएस में। सीएनएस मेनली स्पाइनल कॉर्ड में चल जाता है। तो स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है, यहाँ पर प्रोसेसिंग होता है, प्रोसेसिंग करता है उस डेटा को, उस मैसेज को वो डिकोड करता है मेनली यहाँ पर। तो यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड में इसका प्रोसेसिंग हुआ, वहां पर प्रोसेसिंग हो गया, तो फिर वो मैसेज को वो मोटर न्यूरॉन के थ्रू वो अगेन इफेक्टर ऑर्गन तक पहुंचा देता है, ठीक है। तो मोटर न्यूरॉन के थ्रू वो इफेक्टर ऑर्गन तक पहुंचा देता है कि जो तुम चीज छू रहे हो वो गर्म है, वो मैसेज पहुंचा देता है। तो वो क्या करता है, हाथ ऑटोमेटिक पीछे आ जाता है, हम लोग उस हाथ को मतलब उस हॉट ऑब्जेक्ट से उस हाथ को पीछे कर लेते हैं। तो ये सब प्रोसेस में देखिएगा तो बहुत मिली सेकेंड्स भी नहीं लगता है इन सब करने में। तो ये किस लिए पॉसिबल है, ये पॉसिबल है हमारे रिफ्लेक्स एक्शन के लिए। और इस होल पाथवे को from the stimulus to effector to sensory neuron to CNS, that is spinal cord से motor neuron से again effector organs और response, इन पूरे पाथवे को ही हम लोग रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। रिसेप्टर ऑर्गन क्या था, इट इज प्रेजेंट इन द सेंस ऑर्गन ऑफ द बॉडी लाइक स्किन, आईज, नोज दैट रिसीव द स्टिमुलस। तो इस केस में क्या था, स्किन था, टच कर रहे थे। फिर सेंसरी न्यूरॉन क्या होता है, द नर्व फाइबर दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ स्टिमुलस टू द स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड वो मैसेज ट्रांसपोर्ट जिससे हो रहा है उसको हम लोग कहते हैं सीएनएस तक, इफेक्टर ऑर्गन से सीएनएस तक जो मैसेज ट्रांसपोर्ट होता है सेंसरी न्यूरॉन। फिर स्पाइनल कॉर्ड सीएनएस एक्ट एज ए इमीडिएट प्रोसेसर, यहाँ पर प्रोसेसिंग होता है इंफॉर्मेशन का, एंड ट्रांसमिट द रिस्पॉन्स टू द मोटर न्यूरॉन विद द हेल्प ऑफ रिले न्यूरॉन्स, ठीक है। तो ये मोटर न्यूरॉन के थ्रू क्या करेगा, मोटर न्यूरॉन क्या करेगा, सीएनएस से अगेन इफेक्टर न्यूरॉन तक वो मैसेज कन्वे करेगा। इट ट्रांसमिट द response from the spinal cord to the effector organ of the body which will act on it. The effector neuron, the organ, the effector organ, the organ that executes the response sent by the spinal cord, ठीक है। तो ये पूरा था रिफ्लेक्स आर्क के बारे में। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इससे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो आपको बस इतना ही याद रखना है, आपको अगर ये याद हो जाता तो आप इजीली इसको कर पाएंगे अगर कोई भी क्वेश्चन आता। तो रिफ्लेक्स एक्शन आपको समझ आ गया। रिफ्लेक्स आर्क जो होता है वो पाथवे होता है। तो बहुत बच्चे जो होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क में। तो रिफ्लेक्स एक्शन जो है, आर्क जो है, वो पाथवे को कहते हैं। ये पूरे प्रोसेस को हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, और वो पूरे पाथवे को जो है उसको स्टिमुलस से लेकर रिस्पॉन्स तक उसको हम लोग रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने समझने मिला होगा, ठीक है। तो ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 में हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करेंगे इन इन प्लांट्स पढ़ेंगे, और साथ ही साथ में एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, तो वो हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे।
तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कैसा लगा वीडियो, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आप कोई डाउट या क्वेश्चन या मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं सेकंड पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।